नमस्ते दोस्तों। मैं मनीषा आप सभी का मनीषा रिव्यू में दिल से स्वागत करती हूँ। क्या चल रहा है? उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे। और अगर आप झनक सीरियल के फैन हैं तो आज का एपिसोड आपके होश उड़ाने वाला है। जी हाँ, आज की कहानी सिर्फ एक सीरियल नहीं बल्कि भावनाओं का एक ऐसा तूफान है जो आपके दिलों को छू जाएगा। क्या झनक की जान बच पाएगी? क्या ऋषि को उसकी सच्चाई पता चलेगी? और अदिति का वो चौंकाने वाला कदम क्या है जो सबको हैरान कर देगा? जानने के लिए बने रहिए मनीषा रिव्यू पर, क्योंकि ये एपिसोड आपको कुर्सी से उठने नहीं देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत ही इतनी दर्दनाक है कि आंखों में आंसू आ जाएं। हमारी प्यारी झनक, हाँ, वही झनक जिसकी जिंदगी हमेशा से मुश्किलों से भरी रही है, आज फिर एक भयानक मोड़ पर खड़ी है। डॉक्टर पराशर को सीधा सीधा कह देते हैं, भैया, झनक की जान यहाँ नहीं बच सकती। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, सारी दवाइयाँ दे दी। अब अगर इन्हें बचाना है तो प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, बड़े शहर के बड़े अस्पताल में। सुनते ही पराशर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ाते हैं, डॉक्टर साहब अब कुछ भी करिए, मुझे मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए प्लीज। अब आप ही बताइए, किस बाप की हिम्मत होगी जो ये सुन पाए। डॉक्टर साहबा भी बेबस हैं। वो कहती हैं, पराशर जी, जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी जान बच सकती है, जितनी देर करेंगे उतना मुश्किल होगा। आपको एक एक पल की कीमत समझनी होगी। पराशर तो जैसे सुन्न हो जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ ले जाऊं? इतने पैसे भी नहीं हैं बाहर एडमिट करने के लिए। उनकी आंखों में बेबसी और डर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में झनक की सखी उसे हिम्मत देती है। झनक, तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। डॉक्टर एक आखिरी इंजेक्शन लगाते हैं ताकि झनक को सांस लेने में दिक्कत ना हो और वो शहर के अस्पताल तक पहुंच सके। वो उम्मीद करते हैं कि इस दवाई का असर 1-2 घंटे तो रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या, कोई नहीं जानता। वो फिर पराशर से कहती हैं, प्लीज इनके परिवार वालों को, इनके पति को इन्फॉर्म कर दीजिए। वीर मंगल जो वहीं मौजूद है ये सुनकर घबरा जाते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। पराशर हिम्मत करके कहते हैं, इसमें समझने जैसी क्या बात है, जाओ गाड़ी बुक करो, मुझे अपनी बेटिया को जल्द से जल्द ले जाना पड़ेगा। और फिर वो अपने बैग से पैसे निकालते हैं। अरे हाँ, वही पैसे जो शहरी बाबू ने झनक बिटिया को दिए थे। पराशर कहते हैं, ये पैसे बहुत जरूरी हैं। वीर मंगल, ये पैसे लो, जल्दी से गाड़ी बुक करो, हमें अपनी बिटिया को यहाँ से लेकर जाना है। लेकिन वीरमंगल बताता है कि गाड़ी तो दूसरे गांव में है, कैसे करेंगे पराशर भैया। पराशर गुस्से और बेबसी में कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बेटी की जान बचानी है। वीरमंगल, दामू, तुम लोगों को जो भी करना पड़े करो, बस मेरी बिटिया की जान बचनी चाहिए। डॉक्टर भी दोबारा चेतावनी देती है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जो भी करना है जल्दी कीजिए। दोस्तों, अब सीन थोड़ा बदलता है। पराशर सोचते हैं, पता नहीं मैं किस मुंह से बताऊंगा, जब भी बेटिया यहाँ आती है उसकी हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर साहिबा बिना एक भी पैसा लिए वहां से चली जाती हैं। उनका एक ही वाक्य होता है, पहले आप झनक की जान बचाइए। क्या इंसानियत आज भी जिंदा है दोस्तों? दूसरी तरफ सखी काकी झनक से कहती हैं, बहुत हो गया झनक, अब हमें शहरी बाबू को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। लेकिन झनक, जो मौत के मुंह में खड़ी है, फिर भी अपने प्यार के लिए बलिदान देने को तैयार है, वो मना कर देती है। नहीं सखी काकी, आज उनका बहुत बड़ा दिन है और हम ऐसे खराब नहीं कर सकते हैं। पराशर ये सुनकर एकदम भड़क जाते हैं, क्या बड़ा दिन, क्या बड़ा दिन, तुम लोग क्या लगा के रखे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिटिया, ये कोई बात है क्या? ऐसे जो तुम छुपा रही हो हमको बता दो। और सखी, तू भी बिटिया की कोई बात है जो तू छुपा रही है? सखी उन्हें समझाती हैं, बस करो पराशर, वक्त आने पर तुमको सब सच पता चल जाएगा। अभी तुम ये सब छोड़ो और हॉस्पिटल में ले चलो। पराशर फिर भी शहरी बाबू को कॉल करते हैं, लेकिन कॉल पिक नहीं होता। झनक फिर वही बात दोहराती है, बाबूजी, मैंने आपको पहले ही बोला था वो व्यस्त हैं, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। सची भी पराशर को डांटती हैं, पराशर क्यों ऐसा कर रहा है जो बिटिया बोल रही है? कौन बड़ा काम होगा, व्यस्त है तो मतलब व्यस्त है। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है फोन लगाने का, हमें सही समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। हम अस्पताल में ले चलते हैं और फिर वहां से हम बता देंगे जो होगा। झनक फिर कहती है, बाबूजी, मुझे ससुराल नहीं जाना है। पराशर कहते हैं, बेटिया, मैं तुम्हें ससुराल नहीं भेज रहा हूँ, तुम्हारा ठीक होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम शहर के बड़े अस्पताल में लेकर चलेंगे। सखी काकी को फिर डर सताता है, पराशर, झनक को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? नहीं तो हम क्या जवाब देंगे उसके ससुराल वालों को, उसके लोगों को? पराशर कहते हैं, सखी, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं शहर को अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, कहाँ ले जाऊंगा अपनी बिटिया को, किधर घूमूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर झनक के मन में जो चल रहा है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो सोच रही होती है कि आज शहरी बाबू की शादी है और अगर आज के दिन उनकी शादी नहीं हो पाई तो वो जिंदगी में खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी।
इसीलिए वो सखी काकी से कहती है, सखी काकी प्लीज अभी किसी को कुछ मत बताइए, वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। पराशर अभी भी उलझन में है। सखी उन्हें समझाती है, तुम शहरी बाबू के घर में जाओ, उनके घर पे बड़े बड़े लोग हैं, मुखिया जी, उनकी तबीयत खराब हो गई क्योंकि वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट अटैक भी आ गया था उनको। उनके सामने ये सब बातें अच्छी नहीं लगेंगी। हम शहरी बाबू को इत्तला कर देंगे, वो आ जाएंगे। दोस्तों, एक तरफ झनक मौत से लड़ रही है और दूसरी तरफ ऋषि के घर में शहनाइयां बज रही हैं। ऋषि और अदिति की शादी का जश्न पूरे जोरों पर है। बड़ी माँ कहती हैं, अब तो अदिति आपके घर की बहू बन जाएगी, हमारा घर तो जैसे सूना सूना सा हो जाएगा। क्या बताएं, उसके घर से ही चहल पहल थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था वो छोटू सी अभी इतनी बड़ी सी हो गई है। लेकिन हमारे दादा यानी जेठू बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनका पूरा ध्यान झनक की तरफ है। बड़ी माँ तो यहाँ तक कह देती हैं, अरे अदिति की शादी हो गई तो वो हमारे घर रहेगी कि बार बार आपके यहाँ आएगी। ये सुनकर अर्शी का गुस्सा फूट पड़ता है। ये क्या बात हुई, वो मेरी बेटी है और क्या आप घर में आप कैद करने जा रहे हो, हमें जेल में ले जाओगे जो हम अपनी बेटी से नहीं मिल सकते हैं। ऋषि की माँ तनुश्री बीच बचाव करती हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि बोदी जो है वो मजाक कर रही हैं, है ना बोदी, अब मजाक कर रही हो ना। अर्शी शांत हो जाती है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ऋषि के बाबा कहते हैं, अभी हमें फटाफट शादी की तैयारी करनी है, मैं तो खुद कब से इंतजार कर रहा था कि अदिति इस घर की बहू बने, और हमें क्या चाहिए। अदिति दूर खड़ी ऋषि को देख रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है, बस आज की शादी में कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। सब लोग झनक को बाहर लेकर आते हैं। वीर बार बार शहरी बाबू को फोन लगा रहा होता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। पराशर कहते हैं, एक बार और ट्राई कर। वीर जैसे ही दोबारा डायल करता है, मानो अदिति जानबूझकर कॉल काट देती है। दूसरी तरफ झनक नींद में बड़बड़ाने लगती है, मुझे कुछ भी इलाज नहीं कराना है। उसे याद आने लगता है कि कैसे ऋषि से उसकी शादी हुई थी और वो शहरी बाबू को ही अपना पति मान बैठी है। वो सारी बातों को याद करती है कि कैसे ऋषि उसके साथ पहले बर्ताव करता था, लेकिन अब वो ऋषि से इतना प्यार करती है कि उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को भी नहीं देखेगी। वो कहती है, बाबूजी, शहरी बाबू को कुछ नहीं होना चाहिए। पराशर परेशान होकर कहते, पता नहीं क्या तू बड़बड़ा रही है, मुझे कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है। बिटिया शांत हो जा पहले, ठीक है, क्या हुआ, कहीं कॉल क्यों नहीं लग रहा है। वीरमंगल कहते हैं, अरे हम बहुत ट्राई कर रहे हैं फिर भी कॉल नहीं लग रहा है, हम क्या करें। वो लोग कहते नहीं, एक बार और ट्राई करो, लेकिन अदिति ऋषि का फोन अपने हाथ में लिए रहती है और कॉल काट देती है। नीलू कहती है, वैसे भी हम तो चाहते थे अदिति हमारे घर की बहू बने। इस दिन का हमने बेसब्री से बहुत इंतजार किया है और वाकई हम लोग बहुत ही खुश हैं। जेठू अभी भी शौक में है, पूरे फंक्शन में वो एक बार भी स्माइल नहीं करते। पराशर झनक को गाड़ी में बिठाकर लेकर चल देते हैं। वीरमंगल और दामू भी ड्राइव कर रहे होते हैं और सबको बार बार चलने के लिए कहते हैं। दामू फिर से कॉल लगा रहा होता है। अदिति एक बार तो कॉल डिस्कनेक्ट करती है, लेकिन दूसरी बार देखती है तो कॉल उठा लेती है। वो सोचती है, आखिर कौन है। जैसे ही वो कॉल लगाती है और शहरी बाबू बोलते हैं, अदिति को गुस्सा आ जाता है। वो कॉल तुरंत काट देती है और फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। अदिति कहती है, उस दिन तो इसने हंगामा कर दिया था, पर आज के दिन कोई हंगामा नहीं चाहिए, इसलिए ये बढ़िया होगा कि मैं फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दूं। अच्छा हुआ ऋषि का फ़ोन मेरे हाथ लग गया। दोस्तों, ये अदिति का कितना स्वार्थीपन है। झनक को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो रो रही है। पराशर कहते हैं, बेटा ठीक हो जाओगी। वो पूछते हैं, क्या हो रहा है वीरमंगल, दामो, क्यों कॉल नहीं लग रहा है। वो लोग बताते हैं, कॉल पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। झनक का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ कोर्ट मैरिज शुरू हो जाती है। अदिति पहले ही साइन करके स्टैंप कर देती है और फिर वो ऋषि को देती है करने के लिए। ऋषि की माँ तनुश्री बहुत खुश है, मानो बहुत मेहनत के बाद आज अदिति उनके घर की बहू बन रही है। ऋषि कहीं न कहीं खुश नहीं दिख रहा होता है, लेकिन वो शादी कर रहा होता क्योंकि उसने वादा किया है। इस बेसिस पर वो भी साइन करता है और स्टैंप करता है। सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। बड़े भी सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन पुतुल भी कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखाई देती, क्योंकि पुतुल को भी झनक की फिक्र होती है। उसे लगता है कहीं झनक के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है। दूसरी तरफ नीलू कहती है, वहां पे जो कि पार्शल विटनेस है, साइन कर दीजिए लड़की वाले की तरफ भी, लड़के वाले की तरफ भी। जैसे लड़के वाले की तरफ जेठू को फाइल दी जाती है, जेठू साइन नहीं करते हैं। ऋषि के माँ बाप समझ जाते हैं कि जेठू खुश नहीं है। उसके बाद वो लोग फाइल ले लेते हैं और खुद ही साइन करने लगते हैं। ये बात सबको खटक जाती है। जेठू स्माइल भी नहीं कर रहे होते हैं, पर कोई क्या करता। नीलू और ऋषि के माँ बाप जो होते हैं वो साइन करते हैं। ऋषि झनक के बारे में सोच रहा होता है, पता नहीं झनक,
मैं चाहता था कि आज तुम यहाँ होती, मेरी शादी में आती, बट स्टिल मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अदिति बोलती है, क्या हुआ ऋषि, अभी हम फाइनली वी आर मैरिड। अर्शी और अनुज सभी लोग बहुत खुश होते हैं और जेठू फिर से एकदम स्ट्रेस्ड रहते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे झनक के साथ कुछ गलत हो रहा है। और अब दोस्तों आती है थोड़ी मस्ती की बारी, लेकिन इसमें भी ऋषि का दर्द छुपा है। अदिति के दोस्त आते हैं और कहते हैं, पिछली बार तो आप लोग बच गए थे, लेकिन इस बार आपको बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोग गाना गाओगे और साथ में गाओगे और ऋषि जीजू आपको भी गाना पड़ेगा। अदिति माइक पकड़ाती है पर ऋषि से गाना ही नहीं गाया जाता। ऋषि अपने आप से सवाल कर रहा होता है, आखिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे खुद को नहीं समझ में आया। उसके बाद अदिति माहौल बनाने के लिए गाना गाती है, एक प्यार का नगमा है। जैसे ही वो गाना गाती है वो बहुत ही अच्छा होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। बड़ी मामी ऋषि को कहती हैं, बेटा तू गाना, कितना शर्म आएगा, अपनी शादी में तू गा ही सकता है। लेकिन ऋषि नहीं गा रहा होता है, अदिति गाना गाती है। फिर अचानक से ऋषि भी उस गाने को कंप्लीट करता है। मानो दोनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ अदिति भी बहुत खुश रहती है दोनों का एक साथ गाना देखकर। जेठू दुखी रहते हैं, लेकिन वो एक तरफ से खुश होते हैं कि चलो ऋषि की शादी तो हो गई। और अब दोस्तों कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पराशर झनक को लेकर वीर मंगल और दामू के साथ शहरी बाबू के घर पहुंचते हैं। वहां का नौकर दरवाजा खोलता है। ये लोग पूछते बाकी घर वाले कहाँ गए। तभी वो बताता है, अरे बाकी घर वाले फंक्शन में गए, शादी का फंक्शन। पराशर चौंक जाते हैं, अरे कौन सी शादी का फंक्शन। तभी बताता है, अरे शादी का फंक्शन मतलब घर के बेटे की शादी है ना, वहीं पर गए हैं, आपको आमंत्रण नहीं मिला। एक मिनट, ये लीजिए पता दे देता हूँ। आपको लगता गलती से पता चल गया, घर में शादी, घर में नहीं दूसरे पते पे शादी है। और वो एड्रेस दे देता है। पराशर कहते हैं, अच्छा मतलब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये लोग मुझे मिलेंगे। उनका नौकर कहते हैं, जरूर मिलेंगे, आप जाइए तो सही यहाँ थे। पराशर की इस दिमाग में अब शक का कीड़ा कुलबुला में लगता है। वो कहते हैं, ये बात हमको खटक रही है कि ये बता दिए घर की बेटे की शादी, कहीं शहरी बाबू की शादी उस लड़की से तो नहीं हो रही जो शहरी मैडम आई थी। वीर मंगल और दामू कहते हैं, अरे पराशर आप किसी की भी बातों में आ रहे हैं। देखा ना दामाद बाबू झनक बिटिया को कितना प्यार करते हैं, वैसे थोड़ी शादी कर सकते हैं। उन्होंने खुद सामने से कहा था झनक का एग्जाम होने के बाद लेकर जाएंगे। हमारे साथ श्राद्ध में नूतन भोजी से मिलने आए। अब आपको क्या लगता है ये सब। पराशर कहती है, पैसा मिलता है पर मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं अगर ऐसा सच हुआ तो, क्योंकि वो शहरी मैडम मुझसे प्यार करती, शहरी बाबू उसने बोला था वो शादी करेगी, कहीं दोनों की शादी तो नहीं हो रही है। दूसरी तरफ शादी को इनकम्प्लीट माना जाता है जब तक वरमाला ना पहनाई जाए। अदिति ऋषि के गले में वरमाला डालती हैं और ऋषि को भी वरमाला डालने के लिए बोला जाता है। ऋषि को जैसे फ्लैशबैक आने लगते हैं जब झनक के साथ शादी हो रही थी। वो अचानक से शॉक में भी गिर पड़ता है, लेकिन लोगों के कहने पे वो फटाक से अदिति के गले में वरमाला डाल देता है। सभी लोग एकदम शादी के लिए चेयर अप करने लगते हैं। यहाँ बड़ी मामी एकदम से खुश हो जाती है। वो बोलती, चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज इतनी कठिनाइयों के बाद ऋषि और अदिति एक साथ हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ऋषि और अदिति भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते। अदिति बोलती, फाइनली आज मैं सच में बहुत खुश हूँ ऋषि। और अब दोस्तों आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे पराशर झनक को लेकर सीधे शादी के हॉल में पहुंचता है जहां ऋषि और अदिति की शादी हो रही है। झनक अचानक से शहरी बाबू कह देती है। ये सुनकर अदिति झनक को देखकर वहां शॉक हो जाती है और उसके बाद ऋषि के भी सारे होश उड़ जाते हैं। क्या होगा अब? क्या ऋषि और अदिति की शादी टूट जाएगी? क्या झनक अपनी जान बचा पाएगी? क्या ये ऋषि और झनक का पुनर्मिलन होगा या रिश्तों का एक नया टूटना? दोस्तों, झनक की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उसके जीवन के संघर्ष और रिश्तों के उलझने उसे बार बार परख रही हैं। ऋषि ने झनक को अपने घर आने के लिए कहा था, लेकिन झनक साफ तौर पर मना कर देती है। ये कहानी स्टार प्लस के शो झनक की है, जहां हर एपिसोड भावनाओं, रिश्तों और निर्णयों के इर्द गिर्द घूमता है। आज के एपिसोड की शुरुआत झनक के मन में उठ रही पीड़ा और झंझट से होती है। वो अपनी सखी से बातचीत करती है और शुक्रगुजार होती है कि सखी ने उसका राज किसी से साझा नहीं किया। झनक बताती है कि ऋषि और अदिति की शादी तय हो चुकी है और वो चाहती है कि गांव में इस बात को लेकर कोई परेशानी खड़ी ना हो। उसका मानना है कि कोई नई दिक्कत खड़ी नहीं होनी चाहिए। सखी हैरान होती है कि ऋषि कैसे किसी और से विवाह कर सकता है, जबकि झनक पहले से ही उसकी पत्नी है। लेकिन झनक समझाती है कि उनका विवाह मजबूरी में हुआ था, जहां उसे ना तो प्रेम मिला, न सम्मान, न ही स्वीकृति। वो ये भी स्पष्ट करती है कि वो नूतन जैसी गलती नहीं दोहराएगी और आत्म बलिदान की स्थिति में खुद को नहीं फंसाएगी। उसने ठान लिया है कि वो अपना करियर बनाएगी, आत्मनिर्भर बनेगी और अपना खुद का परिवार खड़ा करेगी।
अगली ही सुबह ऋषि और अदिति की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरा परिवार व्यस्त होता है, हर कोई अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटा है। इंदुमती याद दिलाती है कि दादा भाई अभी तैयार नहीं हुए हैं। देवघर का माहौल उत्सव जैसा बन चुका है, लेकिन ऋषि खुद इस अंदाज से परेशान है क्योंकि ये शादी रजिस्टर्ड है और उसके हिसाब से इतनी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं थी। घर के कुछ सदस्य जैसे काजू और बादाम उसे दूल्हा कहकर चिढ़ाने लगते हैं, जिससे वो नाराज़ हो जाता है। घर के अन्य सदस्यों में भी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। नीलू और पुतुल के बीच साड़ी बदलने को लेकर बहस छिड़ जाती है। तभी एक मेहमान पूछता है कि झनक का क्या हुआ। इंदुमती कहती है कि झनक गांव गई थी परीक्षा देने और अब वापस नहीं लौटेगी। वो ये भी जोर देती है कि झनक ने कभी ऋषि को पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर झनक की तबीयत बिगड़ने लगती है। दवाइयाँ और उपचार असर नहीं दिखा रहे। डॉक्टर सलाह देते हैं कि उसे किसी बड़े शहर के अस्पताल में भर्ती करना होगा। पराशर जैसे गरीब व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित होते हैं और पूछते हैं कि क्या ऋषि को सूचित करना चाहिए। उधर ऋषि अपने भीतर की पीड़ा को महसूस करता है। जब पुलिस अधिकारियों से पूछताछ करता है तो ऋषि बताता है कि झनक गांव परीक्षा देने गई है, लेकिन साथ ही ये स्वीकार करता है कि झनक की दुर्घटना की वजह कहीं न कहीं वही है। वो स्वीकार करता है कि झनक अपनी माँ से आखिरी बार नहीं मिल पाई थी और इसी कारण उसने उसे गांव ले जाने का निर्णय लिया था। एपिसोड का अंत इस तरह होता है कि झनक यादों में खो जाती है। ऋषि की बातें उसके मन में गूंजती रहती हैं और वो गहरे दुख को अकेले ही सहन करती है। वो अपनी सखी से साफ कह देती है कि अब वो अपने ससुराल नहीं जाएगी। इसी बीच पराशर ऋषि को फ़ोन करने की सोचते हैं ताकि झनक की तबीयत के बारे में बता सकें, लेकिन झनक उन्हें मना कर देती है। उसका कहना है कि ऋषि को परेशान करने की ज़रूरत नहीं, खासकर जब उसकी शादी अदिति से होने जा रही है। ये सोचकर उसका दिल और भी भारी हो जाता है। दूसरी तरफ गांव की सहेलियां उसे छेड़ती हैं, लेकिन झनक मन ही मन परेशान रहती है। उसे शहरी बाबू यानी ऋषि की याद लगातार सताती है। सहेलियां कहती हैं कि परीक्षा में पास या फेल होना सबकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त टेंशन में रहा जाए। झनक जवाब देती है कि उसे हर हाल में अच्छे नंबर लाने हैं ताकि वो अपनी माँ का सपना पूरा कर सके और आगे पढ़ाई कर सके। तभी एग्जामिनर आ जाती हैं और सभी को पेपर देती हैं। झनक भी परीक्षा शुरू करती है, लेकिन उसके मन में ऋषि की यादें हावी हो जाती हैं और वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती।